नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीट मेंस मेगा टेस्ट जो कि विद्यालय विषय से संबंधित है दोस्तों। और इसमें देखने वाले हैं हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इसमें पांचों सब्जेक्ट को शामिल किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है आपके लिए। और पहला पार्ट इससे संबंधित पहले अपलोड किया जा चुका है, यदि आपने नहीं देखा हो तो उसको जाकर ज़रूर देखिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। सारे प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है इस वीडियो लेक्चर के, तो सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संबंध तत्पुरुष का नहीं है? संबंध तत्पुरुष का नहीं है दोस्तों, तो ये बताना है आपको। राजमाता, परीक्षा भवन, अनारदाना या प्रजातंत्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है परीक्षा भवन। परीक्षा भवन जो है दोस्तों संबंध तत्पुरुष का नहीं है, ये संप्रदान तत्पुरुष का है। परीक्षा के लिए भवन ये होता है इसका संधि विच्छेद। राजमाता राजा की माता, अनारदाना अनार का दाना, प्रजातंत्र प्रजा का तंत्र। ओके, इस प्रकार से जो पहला, तीसरा और चौथा है वो संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है, जबकि परीक्षा भवन संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? ओके, त्रिनेत्र, घुड़सवार, कर्मनिष्ठ, देवालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो त्रिनेत्र। तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। ओके, घुड़सवार, कर्मनिष्ठ और देवालय ये जो है दोस्तों ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है दोस्तों, गलत देखना है आपको ना। जगदीश, जगत प्लस ईश सही है दोस्तों। अजंत, अच प्लस अंत ये भी बिल्कुल सही है। हर एक, हर प्लस एक ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है? विनायक, विनायक में विनय, विनय प्लस अक आता है दोस्तों। विनय में डबल मात्रा आती है, विनय प्लस अक, ये संधि विच्छेद होगा इसका। ओके, तो डी वाला विकल्प गलत हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके सामने, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है शुद्ध है, यानी कि सभी सही है? दशरथ, पहला विकल्प दशरथ, परमेश्वर, अंत्याक्षरी, उच्छृंखल। देखते हैं दोस्तों सही है यानी, बाकी के भी देख लेते हैं। संपत्ति, उल्लेख, पश्चाताप, चित्त। दोस्तों इसमें पश्चाताप शब्द गलत है। पृथक, व्रजमंडल, ऐतिहासिक, साम्राज्य। साम्राज्य भी गलत है, व्रजमंडल भी गलत है। देखते हैं सही क्या है। विशेष, लक्ष्मण, प्रामाणिक। प्रामाणिक गलत है, कारागृह गलत है। तो इसमें कौन सा बचा आपके लिए? पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। पश्चाताप में क्या गलत है? तो दोस्तों जो पश्चाताप में जो पीछे ताप आता है ना वो इस तरीके से आता है। ओके, पश्चाताप इस तरीके से आता है। ओके, और जो व्रजमंडल में जो आता है दोस्तों, व्रज ऐसे आता है। ओके, री की मात्रा नहीं लगती है, र की मात्रा लगती है। ओके, साम्राज्य में सा आता है शुरुआत में, ठीक है। और प्रामाणिक में शुरुआत में प्रा आता है। ओके, प्रामाणिक इक प्रत्यय लग जाता है तो प्रारंभ का जो शब्द है उसमें वो दीर्घ हो जाता है। ओके, और कारागृह, ग्रह शब्द जो है इस तरीके से आता है दोस्तों। ओके, तो ये आशा करता हूँ सारे ही जो गलत है वो भी आपको समझ में आए होंगे, गलत क्यों है और सही जो है वो क्यों है सही। दशरथ, परमेश्वर, अंताक्षरी बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है आपको, यानी कि गलत वाक्य कौन सा है? बच्चे सकुशल घर पहुंच गए, बिल्कुल सही है। पूरे अवतरण की पुनः रचना कीजिए, बिल्कुल सही है। एक माताहीन बालक रो रहा है, देखना है। गुप्त जी लब्ध प्रतिष्ठ कवि है, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ माताहीन नहीं है दोस्तों, मातृहीन आएगा। क्या आएगा? मातृहीन बालक आएगा इसका। ओके, इस वजह से ये जो है सही आंसर हो जाएगा आपके, क्योंकि ये गलत सेंटेंस है। ओके, अशुद्ध सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ प्रयुक्त
नहीं हुआ है, ये देखना है आपको। ओके, आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना बिल्कुल सही होता है। आंचल पकड़ना, सहारे लाना बिल्कुल सही है दोस्तों। आंखें फेरना, ये देखना है थोड़ा सा। आंखें चार होना, आमना सामना होना या मिलना। ओके, बिल्कुल सही है। तो आंखें फेर लेना का मतलब उपेक्षा करना, या फिर किसी की आंखें फेर लेना का मतलब उपेक्षा करना होता है किसी की। ओके, या फिर किसी को उपेक्षित करना, इस तरीके से। गहरी नींद लेना, ये नहीं होगा दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होएगा? उपेक्षा करना। आंखें फेर लेना का मतलब होता है उपेक्षा करना। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिएगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन? क्वेश्चन का जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो किस सेंटेंस में? सही देखना है आपको दोस्तों। तो डू यू हैव गोट ए कार, या हैव यू गोट ए कार, या डिड यू हैव गोट ए कार, या डिड यू गोट ए कार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो पहला वाला। जी हाँ दोस्तों, पहला वाला इसका सही विकल्प है। ओके, दूसरा आठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आठवां क्वेश्चन ये रहा। ट्रस्ट इन गॉड, डू द राइट। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होएगा दोस्तों एंड। ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नवा क्वेश्चन ये रहा। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, किसका एक प्रकार है? तो स्थानांतरण कृषि, शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि या व्यापारिक कृषि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। ओके, दक्षिणी राजस्थान में इसको किया जाता है। वालरा मैदानी भागों में किया जाता है। एक और इसका प्रकार है चीमाता, ये जो है पर्वतीय भागों में की जाती है। ओके, वालरा और चीमाता जो है राजस्थान में स्थानांतरणशील कृषि के प्रकार है। ओके, नेक्स्ट 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? काकेशस पर्वत, एटलस पर्वत, फ्यूजियामा पर्वत या हिमालय पर्वत। तो दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है, तीनों सही है। तीसरा वाला गलत है। फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। ओके, कौन सा है? ये ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है दोस्तों, ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है फ्यूजियामा। ओके, नेक्स्ट फ्यूजियामा ज्वालामुखी भी है एक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां। किस मुगल शासक का शासनकाल संगीत का स्वर्णकाल, गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक कहलाता है? किसका कहलाता है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अकबर। जी हाँ दोस्तों, अकबर के ही दरबार में जो तानसेन था वो हुआ करता था। ओके दोस्तों, तो संगीत का जो स्वर्णकाल है वो अकबर का है, और चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो जहांगीर का है, और स्थापत्य का जो स्वर्णकाल है, स्थापत्य का ये है शाहजहां का, और जहांगीर का क्या है? चित्रकला का स्वर्णकाल। चित्रकला का जो शासनकाल स्वर्णकाल है वो जहांगीर का शासनकाल है। ओके, संगीत का किसका है? अकबर का। ये ध्यान रखिएगा तीनों। ओके, नेक्स्ट 12वां प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश का कार्य नहीं है? न्यायाधीश का कार्य कौन सा नहीं है? जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय बिल्कुल है। चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की भूमिका बिल्कुल निभाता है। 10 वर्षीय जनगणना कार्य की मॉनिटरिंग, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बहुत सारे काम हैं जिलाधीश के। जिलाधीश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिलाधीश एक ऐसा कछुआ है जिस पर हाथी का बोझ लदा है, यानी कि जितने भी विभाग हैं उनके मध्य समन्वय का काम, सारी योजनाएं उनकी मॉनिटरिंग का काम। ओके, जितनी भी प्रॉब्लम है धारा 144 से संबंधित न्याय व्यवस्था से लगा करके शांति और व्यवस्था बनाए रखना, सारा काम न्यायाधीश जिलाधीश का होता है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट सर्वाधिक 13वां प्रश्न। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? ओके दोस्तों, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो संभाग है वो है उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर आदिवासी संभाग जो है उदयपुर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला संभाग है। ओके दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला संभाग है वो है जयपुर। सबसे बड़ा संभाग है वो जोधपुर। ओके दोस्तों, और सबसे जो जनसंख्या
में सबसे छोटा जो है वो कोटा संभाग है। ओके, याद रखिएगा इनको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। 14वां प्रश्न ये रहा, इसको अच्छे तरीके से समझिए दोस्तों। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? यह प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक या राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक या व्यवहारिक शक्ति किसमें निहित होती है? ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर मुख्यमंत्री है दोस्तों। क्या है इसका सही आंसर? मुख्यमंत्री। जी हाँ, CM इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और 163 में किसका उल्लेख है? तो 163 में मंत्रिमंडल का उल्लेख है। ओके, मंत्रिमंडल का प्रधान होता है वो CM होता है। कौन होता है? CM। ओके, तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिए दोस्तों। जो कार्यपालिका का वास्तविक और कार्यकारी प्रधान होता है वो CM होता है, मुख्यमंत्री होता है। ओके, और जो शक्ति निहित होती है वो भी किस में होती है? मुख्यमंत्री में निहित होती है। जबकि दोस्तों इसका संवैधानिक प्रमुख जो होता है, कौन सा? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। लेकिन राज्यपाल जो है अपनी सहायता के लिए मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री राजनीतिक दल का प्रमुख होता है, तो यही इन शक्तियों का वास्तविक या व्यवहारिक प्रयोग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने 15वां। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो दोस्तों 29 और 30 अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों में है वो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, जिसके तहत जो है अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थाएं उनकी भाषा, रीति रिवाज वगैरह को प्रोत्साहित करती है, यानी कि उनको संरक्षण प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 16वां प्रश्न। रमेश 10 रुपये के 11 के भाव से कुछ संतरे खरीद कर 11 के 10 के भाव से बेच देता है। रमेश का लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कितनी हानि हुई, कितना लाभ हुआ? तो दोस्तों इसमें सिंपल सा करना क्या है आपको, 10 और 11 का LCM लेंगे तो 10 और 11 का LCM 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 110। अब हमने माना कि रमेश ने जो है 110 संतरे खरीदे। कितने खरीदे? 110। तो 110 संतरे खरीदे। कितने? 110 संतरे खरीदे। कितने में खरीदे? तो 10 रुपये के 11 खरीदे। तो एक संतरे का मूल्य 10/11 हो जाएगा। तो इस तरीके से 11 से 11 कट जाएगा। 110 से 110 जो है 11 से 10 बार कट जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्रय मूल्य 100 आ गया तो विक्रय मूल्य में उल्टा हो जाएगा। 110 को ही बेचना है और कितने में बेचना है? 11 के 10 के भाव से। 10 से 10 कट जाएगा। 11 11 121 आ जाएगा। 121 विक्रय मूल्य है और 100 जो है क्रय मूल्य। अंतर कितना है? 21 का। 21 100 क्रय मूल्य है, प्रतिशत निकालेंगे तो 21% आ जाएगा। इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 21% लाभ। ओके, नेक्स्ट 17वां प्रश्न। विपिन रावत अदम्य साहस के धनी थे। वाक्य में प्रयुक्त साहस किस व्याकरणिक कोटि का है? किस व्याकरणिक कोटि का है बताइए। अव्यय शब्द है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या गुणवाचक विशेषण? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है भाववाचक संज्ञा। ओके, अदम्य साहस। ओके, अदम्य साहस। ओके, तो भाववाचक संज्ञा है। साहस क्या है? भाववाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट 18वां प्रश्न। विसर्ग संधि का उदाहरण है कौन सा है? उदाहरण बताना है आपको किसका? विसर्ग संधि का। तो आयुष्मान, सज्जन, शावक और अन्वय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आयुष्मान। आयु प्लस मान, आयुष्मान जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आयु प्लस मान। ओके, और यही जो है विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। सज्जन का सत्य प्लस जन हो जाएगा और शावक का शय प्लस अक हो जाएगा। अन्वय का जो है अनु प्लस अय, ये जो है किसका उदाहरण है? ये यण संधि का उदाहरण है अन्वय। और शावक अयादि का है। किसका? अयादि संधि का उदाहरण है। और ये जो है सज्जन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ओके, ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग। ओके, तो गृह, चंदन, अच्छा,
आई। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आप सेंटेंस में यूज करके देख सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, चंदन, ओके, और अच्छा, और आई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो आई है। ठीक है दोस्तों, उसकी आय कम है, ओके, उसकी आय कम है। तो इस तरीके से ये स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है आई, तो आई स्त्रीलिंग शब्द है, ओके। नेक्स्ट 20वां प्रश्न ये रहा, कूद कूद मछली बगुले को खाए कहावत का अर्थ है चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, विपरीत कार्य करना, या फिर मछली बगुले को नहीं खाती, या निशक्त का शक्तिशाली होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विपरीत कार्य करना, ओके, विपरीत कार्य ही कर रहा है ना, कूद कूद मछली बगुले को खाए, जबकि बगुला मछली को खाता है, तो विपरीत कार्य करना है इसका अर्थ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, संख्या 5, 7, 4, 1, 9 के अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो दोस्तों तो इससे बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी, वो बनेगी 9, 7, 5, 4, 1, और छोटी से छोटी इसको उल्टा कर देंगे, 1, 4, 5, 7 और 9, इनको घटाएंगे दोस्तों। इनको अगर हम घटाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 72,962, 72,962 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 22वां प्रश्न, कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि वह क्या शर्तें, 3 से पूर्णतः विभाजित होती हो, नहीं, 6 से पूर्णतः विभाजित होती हो, नहीं, संख्या के योगफल में 9 का भाग जाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, संख्या के योगफल में अगर 9 का पूरी बार भाग जाता है तो वह किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी, ओके। डी वाला भी देख लीजिए, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 9 का भाग जाता हो, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा 8 की भाजकता के नियम में यदि संख्या के अंतिम जो 2 अंक हैं वो विभाजित होते हैं, तो अंतिम 3 अंक हैं वो अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होती है, और अंतिम 2 अंकों वाला मेथड 4 से भाजकता में है, ओके। नेक्स्ट 23वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, यदि एक वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा बराबर हो तो उनमें वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। सही है दोस्तों, ये बिल्कुल। किसी एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये भी सही है दोस्तों। त्रिभुज के सभी कोण बराबर होंगे यदि भुजाएं बराबर हो, तो ये भी सिंपल सा है, सही है। समचतुर्भुज आयत का विकृत रूप होता है दोस्तों, आयत का नहीं, ये वर्ग का विकृत रूप होता है, किसका, वर्ग का, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट 24वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, संख्या 4570 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। तो इसका स्थानीय मान कितना है दोस्तों, 500, और इस जातीय मान कितना है, 5, घटा देना है तो कितना आ जाएगा, 495, 495 इसका सही आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, 1600 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है दोस्तों, 1600 गुणा 10 गुणा 3 बटे 100 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ओके। 16 480 में 1 जीरो, 16 में 1 जीरो लगा देंगे तो 480 आपका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट 26वां प्रश्न ये रहा दोस्तों, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो जलोढ़ मृदा। जी हाँ दोस्तों, जलोढ़ मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। 27वां प्रश्न, फिटकरी है, फिटकरी क्या है दोस्तों, अम्लीय लवण, द्विलवण या क्षारीय लवण या मिश्र लवण। तो दोस्तों ये है द्विलवण, ओके, द्विलवण है फिटकरी, ओके। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, ओके। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 8, हाइड्रोजन का 1 और कार्बन का 6, हीलियम लिथियम का जो होता है 3 होता है, ओके। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, इस तरीके से होते हैं दोस्तों। तो हाइड्रोजन का कितना, 1, ओके, लिथियम का 3 और कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का O2 का कितना है, 8, ओके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है मरकरी या पारा। जी हाँ दोस्तों, पारा, जिसको बुखार वगैरह मापने में के यंत्र में काम में लिया जाता है, ओके। ये रहा
30वां प्रश्न, वह भौतिक राशि जो कि वस्तु की यांत्रिक स्थिति में परिवर्तन कर सकती है, तो कौन कर सकती है? तो इसका सही आंसर है वो है बल। जी हाँ दोस्तों, बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की यांत्रिक स्थिति में परिवर्तन कर सकती है। ओके, कोई चीज़ यहाँ है और इसमें बल लगाएंगे तो वो यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाएगी, ये इसकी यांत्रिक स्थिति में बदलाव है। ओके, नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक है क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है डायोप्टर। जी हाँ दोस्तों, डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। वाट भी है दोस्तों, कुलाम भी है, ओम भी है, इनका भी बताइए। ओम क्या है दोस्तों? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ओके, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ओके, वाट जो है शक्ति का मात्रक है। ओके, और कुलाम भी विद्युत से ही संबंधित है। किसका है बताइएगा मुझे। ओके, नेक्स्ट, सर्च लाइट में निम्न में से कौन सा दर्पण प्रयोग में होता है? सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग में होता है बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण इस तरीके का होता है दोस्तों। तो सर्च लाइट यानी कि जो टॉर्च वगैरह होती है ना, बैटरी या टॉर्च जो उजाले के लिए अपन प्रयोग में लेते हैं, उसका जो दर्पण होता है या जो कांच होता है वो इस तरीके का बना होता है। ओके, अवतल, कॉन्वेक्स। ओके, इंग्लिश में कॉन्वेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, 33वां प्रश्न, सबसे लंबी प्राणी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी प्राणी कोशिका कौन सी है दोस्तों? तो बताइएगा। सबसे लंबी विषाणु है, क्लोरोप्लास्ट है, रिक्तिका है, तंत्रिका है, तंत्र है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तंत्रिका तंत्र। जी हाँ दोस्तों, तंत्रिका तंत्र इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट, 34वां प्रश्न देखिए, राइबोसोम मदद करता है, किसमें मदद करता है? अनुलेखन में, कोशिका विघटन में, प्रोटीन संश्लेषण में या प्रकाश संश्लेषण में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रोटीन संश्लेषण में। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम मदद करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 35वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है या संचरित होता है? बिल्कुल सही है दोस्तों, धमनियों में शुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है। रक्त का pH 7.4 होता है, 7.4 बिल्कुल होता है, हल्का सा ये जो है क्षारीय होता है। ओके, मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सरीसृप में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सरीसृप में नहीं है दोस्तों, कीटों में पाया जाता है। ये जो है कीटों में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। ओके, नेक्स्ट 36वां प्रश्न, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, क्या कार्य है? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, किसका? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ओके, रक्त में हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ओके, नेक्स्ट, मनुष्य में सामान्य गर्भकाल की अवधि होती है, कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों बताइएगा। तो इसका सही आंसर है 280 दिन। जी हाँ दोस्तों, 280 दिन का इसका जो है सही आंसर है। ओके, 38वां प्रश्न ये रहा दोस्तों, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? ओके, किस किस के मध्य जो है पुरंदर की संधि हुई थी? ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर है वो है जय सिंह प्रथम और शिवाजी। जी हाँ दोस्तों, जय सिंह प्रथम और शिवाजी के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत शिवाजी को जो है आगरा ले आए थे और इनको जयपुरी महल में रखा गया था। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। इस टाइम पे शासक कौन थे? तो औरंगजेब थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 39वां, भारत में सर्वप्रथम मानसूनी वर्षा कहाँ होती है? मानसूनी वर्षा जो है कहाँ होती है आपको ये बताना है। ओके, तो बताइएगा कहाँ होती है? पश्चिम घाट, कोरोमंडल तट या अंडमान निकोबार या मालाबार तट? जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? सी वाला, अंडमान निकोबार द्वीप। ओके, यहाँ सबसे पहले मानसूनी वर्षा होती है। और यदि मुख्य भूमि की बात हो, भारत की मुख्य भूमि, ओके, तो इसमें मालाबार तट आ जाएगा। लेकिन यहाँ इस प्रश्न का आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्योंकि ये भी भारतीय भूमि ही है। ओके, सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे पहले वर्षा होती है मानसूनी, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। ओके, नेक्स्ट 40वां प्रश्न, छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, धात्विक खनिजों के लिए, औद्योगिक संकेंद्रण के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए? तो दोस्तों ये जो है छोटा नागपुर का पठार जो है सबसे महत्वपूर्ण है, वो है धात्विक खनिजों के लिए। ओके, राष्ट्रीय आंदोलन की बजाय अगर यहाँ जो है आदिवासी आंदोलन होता
तो भी ये सही हो सकता था। लेकिन धात्विक और अधात्विक यानी कि कोयला वगैरह, लोहा, बॉक्साइट वगैरह यहाँ खूब पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों का अजायब घर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट। बिहार और झारखंड, इन बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इन राज्यों में ये फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट 41वां प्रश्न। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के बाद में जनसंख्या जो है महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र के बाद में बिहार की है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या के मामले में सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों सिक्किम राज्य की। किसकी है? सिक्किम राज्य की। ओके, और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो दोस्तों बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है, किसका? बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। किसका? बिहार का। इसके बाद में जो आता है वो पश्चिम बंगाल का आता है, वो 1028 है। और इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का कितना है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ओके दोस्तों, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। और कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 42वां। मैंजिफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मैंजिफेरा इंडिका है। ओके, नेक्स्ट। बाघ का क्या है दोस्तों? तो बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथरा टाइग्रिस है। ओके, बरगद का और कमल का आप मुझे बताइएगा। ओके, नेक्स्ट 43वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। डू हर वर्क बिफोर इट रेंड, यानी कि बरसात होने से पहले काम कर लिया है, ऐसा इसका भाव है। तो इसका सही आंसर है हैड सी डन, यानी कि उसने वो जो है उसका काम पूरा कर चुकी थी बिफोर रेन, बरसात होने से पहले। तो इसका सही आंसर है डी वाला हो जाएगा। ओके, डी वाला इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट 44वां प्रश्न। यू आर टू राइट एन एज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा देख लीजिए आप पॉज करके और बनाने की कोशिश करिएगा। 44वें प्रश्न में मैं डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ इसका। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बताता हूँ दोस्तों, सही आंसर है इसका डी वाला। एन एज ए एन सॉरी इसका जो सही आंसर है वो ए वाला है। एन एस ए इज टू बी रिटन बाय यू। ओके, कौन सा है? पहले वाला। एन एस ए इज टू बी रिटन बाय यू, ए वाला इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 45वां प्रश्न ये रहा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित है दोस्तों, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ओके, व्हाट इज दिस सेड सुषमा, ये ऐसे भी आ सकता था सुषमा सेड व्हाट इज दिस। तो इसका जो है आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। बताइएगा क्या बनेगा इसका, बताइए, वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है सुषमा आस्क्ड व्हाट दैट वाज। ओके, सुषमा आस्क्ड व्हाट दैट वाज इसका सही इनडायरेक्ट स्पीच होएगा। ओके, नेक्स्ट 46वां प्रश्न ये रहा। भागते भूत की लंगोटी भली वाक्यांश के लिए सही प्रोवर्ब क्या है? तो दोस्तों प्रोवर्ब भी है आपके, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। फ्रॉम अ बैड पे मास्टर गेट व्हाट यू कैन, यानी कि एक बुरा जो देने वाला है या जिससे कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, उससे जितना आप प्राप्त कर सकते हो उतना आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। इसका भावार्थ ये है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रॉम अ बैड पे मास्टर गेट व्हाट यू कैन। ओके, ये आंसर हो जाएगा। बी वाला भी देख लेते हैं। गिव एन इंच एंड दे विल टेक ए माइल, इसका। और सी वाला है हैस्ट मेक वेस्ट। ओके, और डी वाला है होप लास्ट विद लाइफ। तो दोस्तों इनका जो सही अर्थ है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट 47वां प्रश्न ये रहा। हर पेशेंस इज रनिंग आउट। ओके, रनिंग इनटू रन डाउन या रन आउट क्या होएगा दोस्तों 47वां? तो इसका सही आंसर है हर पेशेंस इज रनिंग आउट, यानी कि उसका धैर्य समाप्त हो चुका है या उसका धैर्य टूट गया है। ओके, इसका अर्थ
ये हैं। ओके, नेक्स्ट 48वां प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके लिए। विदाउट द नेम ऑफ अ राइटर यूज एप्रोप्रिएट वन वर्ड यूज करना है दोस्तों। ओके, पोस्टमस या पोस्टमार्टम या फिर एनोनिमस, पोस्टमस या एक्वेरियम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों एनोनिमस। जी हाँ दोस्तों, एनोनिमस। पोस्टमस मरणोपरांत तो होता है दोस्तों। ओके, और पोस्टमार्टम अलग ही चीज़ें होती है जो आप जानते हैं। ओके, शव परीक्षण पोस्टमार्टम, और एक्वेरियम ऐसे जीव जंतु या पौधे जो जल में उगाए जाते हैं कृत्रिम तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एनोनिमस। ओके, अज्ञात। 49वां प्रश्न ये रहा दोस्तों। पब्लिक द गवर्नमेंट फॉर सपोर्ट। ओके, ये भी है दोस्तों आपके जो आपके आर्टिकल्स प्रीपोजिशन वगैरह है, तो ये फिक्स प्रीपोजिशंस में से हैं। ओके, पब्लिक द गवर्नमेंट फॉर सपोर्ट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या आना है इसमें? लुक टू, लुक अप टू या लुक आफ्टर। तो 49वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लुक टू। पब्लिक लुक टू द गवर्नमेंट फॉर सपोर्ट, यानी कि जो जनता है वो सरकार की ओर सपोर्ट के लिए देख रही है। ओके, या प्रतीक्षा कर रही है। ओके, इसका ये मीनिंग हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50वां। ही बिकम हेल्दी रेगुलर एक्सरसाइज। कैसे बनेगा भाई एक्सरसाइज से? बाय वर्च्यू ऑफ रिजल्ट टू बिकॉज ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों ऑल ऑफ दिस नहीं होएगा इसका आंसर होएगा बाय वर्च्यू ऑफ, यानी कि इसमें जो गुण है बाय ही बिकेम हेल्दी, वो स्वस्थ हो गया रेगुलर एक्सरसाइज। तो इसका पूरा सेंटेंस बनेगा ही बिकेम हेल्दी बाय वर्च्यू ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से, या रेगुलर एक्सरसाइज के जो फ़ायदे हैं उससे, उनके गुण से। ओके दोस्तों, तो ये था आज के इस वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि किसी भी प्रश्न में आपके किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।